नमस्कार मित्रों, जयनगर सिटी टीम की ओर से हम जयनगर सिटी के स्टूडियो में साक्षात्कार आपके साथ एक नया कार्यक्रम लेकर पेश हुए हैं, इंटरव्यू विद यू। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। इसमें जयनगर और आसपास के क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतों को हम बुलाएंगे और उनसे उन सामाजिक आर्थिक प्रभावों को हम उनका नजरिया जानेंगे। इसी कड़ी में आज पहले दिन हमारे स्टूडियो में प्रस्तुत हुए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा। आज हम उनसे नोटबंदी और सरकार द्वारा काला धन पर जो चोट हुआ है उस संबंध में उनकी राय जानेंगे। तो धर्मेंद्र भारद्वाज जी का हम अपनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद सुभाष जी। अब आपसे हम नोटबंदी और काला धन से संबंधित कुछ सवाल जवाब आपसे करेंगे और आपसे अपनी राय जानेंगे और लोगों को बताएंगे कि आपका इस पर क्या मत है। निश्चित तौर पे आपका जो भी प्रश्न रहेगा हमारा। प्रधानमंत्री जी जो फैसला लिए बड़े नोटों को बंद करने का, तो क्या आपको इससे लगता है कि भ्रष्टाचार पर इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर आपने जो प्रश्न किया कि भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से रोक लगाने की बात आई, तो अभी तक जो आपने देखा कि भ्रष्ट लोग या घूस किस प्रकार से बड़े बड़े नोटों के द्वारा लिया जाता है, तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ा आने वाला दिनों में ये चीज निश्चित तौर पे दिखाई देगा एक रूप में। बड़े नोट और काले धन में क्या संबंध है? क्या मतलब छोटे नोट जो रहते हैं उसमें रिश्वत का आदान प्रदान नहीं होता है? सबसे बड़ी बात है कि जब भी घूस लिया जाता है तो बृहद पैमाने पर बड़े नोट का ही लेन देन किया जाता है कि घूस की राशियां एक तो कम मात्रा में दिखाई देती है। अगर छोटे रकम लेते हैं छोटे रुपयों के माध्यम से तो बहुत बृहद पैमाने पर दिखाई दे देगा। और जो भी भ्रष्टाचार लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं या जो घूस लेने के लिए अपने दफ्तरों में या किसी भी तरीका से टेबल के नीचे से वो जो लिफाफा लेते हैं तो उसमें एक वो छोटा नोट ही बना के लिया जाता है ना। इसीलिए उस पर नोटबंदी की बहुत अच्छी हुई है, पहल हुई है। लेकिन नोटबंदी का जो फैसला रहेगा इससे तो जनता परेशान दिख रही है, जबकि कहा गया कि ये जनता के लिए हित में ही। जहाँ तक ये जनता की आपने बात की तो निश्चित तौर पे जनताओं का ये मेहनत का पैसा है, वो लाइन में लग के अपने मेहनत के पैसे को लेने के लिए वहाँ पे घंटों घंटों खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको खून पसीने की कमाई है, उसमें उनकी अपने वो मेहनत के पैसा लेने में वो खुशी जहाँ तक अपने आप में महसूस करते हैं। और बड़े नोट बंद होने के बाद आतंकवाद और जो हवाला कारोबार होता है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? सुनने में आया है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने कई कार्यक्रम को रद्द कर दिया कि उनकी कंपनी को 50,000 करोड़ का घाटा हुआ। जहाँ तक बात रहा कि 2 नंबर के नोट के माध्यम से आपने देखा कि आज जो ये पहल किया गया है तो निश्चित तौर से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जाली नोट का जिस तरीके से एक प्रचार प्रसार होता था, लेन देन होता था, जगह जगह कुछ युवक उसमें गलत तरीके से उसमें अपने आप में लगे रहते थे उन कार्यों में, उसको रोकने हेतु आज उस दाऊद के उस अभियान को नस्ताबूद करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो पहल किया, इसके लिए बहुत ही एक अच्छा ये पहल है कि निश्चित तौर पे आज जो ये रुपयों का जो नया एक रूप दिखाई दिया है जिससे जाली नोट पे रुकावट लगी है। लेकिन 500 और 1000 के नोट तो बंद किए गए, साथ में 500 और 2000 के नोट नए में ला दिए गए, तो 2000 का नोट भी तो बड़ा नोट है, इससे फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। जहाँ तक बात रही तो उसमें बहुत तरह के ऐसे अगर देखेंगे तो बदलाव हुए हैं। बदलाव को फिर उसका एक रूप देने के लिए निश्चित तौर पे उनको फिर अपना एक रणनीति बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर देखेंगे तो सरकार निश्चित तौर पे उसमें एक ऐसा कुछ नीति बनाए होंगे जो उसे कोई ना उसका एक दूसरा रूप धारण कर सकते हैं और ना ही उसका वो बदलाव कर सकते हैं। हाँ, ये तो है कि 2000 के जो नए नोट आए हैं तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं और सरकार द्वारा जो ये फैसला लिया गया है उसके विपक्ष के लोग जो है वो अपना कुछ परेशान भी दिख रहे हैं और कुछ विरोध ही कर रहे हैं। वो खुद को अपना जनता का सच्चा हिमायती बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी जनता के दुश्मन है, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए, जनता का परेशान करने के लिए, पूंजीपतियों को सहूलियत देने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात में आपने रखा तो मैं बता देना चाहूँ कि विपक्ष इसलिए बौखलाए हुए हैं कि अभी हाल के दिनों में अगर यूपी की चुनाव है तो वहाँ पर बृहद पैमाने पे बहुत सारे वैसे विपक्ष पार्टी हैं जो काला धन के रूप में बहुत ही मोटी रकम अपने चुनावी खर्चा हेतु रखे हुए थे, लेकिन उनको मोदी जी के इस अभियान में जो नोट की जो बदलाव हुई है जिसको लेकर वो मानसिक रूप से क्रोधित हो चुके हैं और वो बौखला गए हैं, इसीलिए अनगर फनागर वो अपना बयानबाजी दे रहे हैं जो सरासर मतलब उसे गलत कहा जाएगा, उस पर कहीं भी इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता है। और
देखा जा रहा है ये भी कि जनता जो साधारण लोग हैं उनमें से कई लोगों का लाइन में लगने की वजह से कई जगह बैंक के लोग परेशान कर रहे हैं। बैंक के लोग नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को तो पैसे देते हैं लेकिन जनता को परेशान करते हैं। उनसे कई लोगों की दवा के अभाव में मौत भी हो गई है। तो सरकार इसके बारे में प्रशासन को क्यों नहीं चुस्त दुरुस्त कर रही है? सबसे बड़ी बात रहा कि आपने मरीजों की बात की कि वो मरीजों की भी मतलब डेथ हो जाती है। लाइन में रहने के कारण कई जगह पर उनको परेशानियां हैं। तो ये तो बैंक कर्मियों की होनी चाहिए ना कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग व्यवस्था हो, महिलाओं के अलग व्यवस्था हो और जो भी युवक युवती हैं उनके लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर वहाँ पे बैंक में अगर निश्चित तौर पे अगर ये कमियां अगर नजर आती है तो इसके लिए बैंक प्रशासन को इस पे एक अच्छी पहल करनी चाहिए कि लोगों को सुविधा कैसे हो कि पैसा का उनका आदान प्रदान हो सके। ये सही है कि बैंक की तरफ से ही प्रयास किए जाना चाहिए। सारे मामले को सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती और कई जगहों से भ्रष्टाचार पर जो असर इसका पड़ रहा है देखा जा रहा है कि मार्केट में ग्राहकों की संख्या कम हो रही है। कई लोग कह रहे हैं क्या इससे मेरा फिर खान पान जो अपना रहेगा हम क्या खाएंगे उससे, जबकि सरकार कह रही है कि 50 दिन का समय हमें दीजिए और उसके बाद फिर सारा चीज चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको सच में लगता है कि किसानों का जो इतनी आत्महत्या होती है इस पर कुछ न कुछ मतलब सकारात्मक असर पड़ेगा? जहाँ तक बात रही आत्महत्या तो अभी तक तो कहीं भी नहीं देखा गया है कि पैसा को कमी को लेकर आत्महत्या की कोई विषय आई है। सबसे बड़ी बात आती है कि अपने व्यापार की दृष्टि से बताया कि मार्केट में लोग अपने अभी जो पहले के मार्फत चहल पहल होती थी वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी बात नहीं, जहाँ से भी बैंक कर्मी के द्वारा अपने बैंक में अपने खाते से पैसा निकासी हो रही है तो लोग अपने घर का जो राशन पानी है उसके लिए निश्चित तौर पर वे लोग आदान प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सही है कि अपना लोगों को कुछ परेशानियां हो रही है और जनता, ये तो पता चल रहा है कि जनता लोग उसके साथ है। और इसके अलावा हम कुछ और अन्य मुद्दों पर भी आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि युवा लोग जो हैं तो युवा लोगों में आजकल नशे की प्रवृत्तियां ज्यादा देखी जा रही है। तो आप लोग एबीवीपी द्वारा कुछ इस तरह का प्रोग्राम क्यों नहीं हाल फिलहाल में किया जा रहा है कि वे लोग नशे से दूर रहे? नशा मुक्ति को लेकर हम लोग का हमेशा से कुछ न कुछ जागरूकता को लेकर जन जागरण चलते रहा है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक बहुत सारे ऐसे रचनात्मक एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या संगोष्ठी के माध्यम से बड़े बड़े विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हमेशा संगोष्ठी के माध्यम से छात्र छात्राओं के बीच में सेमिनार कर करके उनको एक जागरूकता अभियान हमेशा हम लोग का चलते रहा है। और जो परिषद के छात्र हैं जो एक अपने ज्ञानशीलता से जुड़ के काम करने वाले छात्र हैं तो निश्चित तौर पर वो लोग नशा मुक्ति के एक दिशा की ओर हमेशा अग्रसर रहे हैं और परिषद से जुड़े हुए छात्र वो कभी नशा में नहीं दिखे हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप कम से कम संगठन से जुड़े लोगों का नैतिक चरित्र अच्छा होता है। और अपने जयनगर क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे संगठन है, कुछ ऐसे एनजीओ आ गए हैं जो समाज सेवा की आड़ में गरीब लोगों को पैसा देकर धर्मांतरण करते रहे हैं। तो वे उससे तो धर्मांतरण समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके लिए इसके जन जागरूकता है तो एबीवीपी द्वारा कुछ किया जा रहा है या आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है किसी भी धर्म में दखल अंदाजी देना ये बहुत ही अनैतिक है, बहुत ही गलत कार्य है। किसी भी धर्म में अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई भी अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था लेके काम करने के, लेकिन किसी के धर्म को तोड़ के या गलत सलत बयानबाजी देके या अपने धर्म को एक दूसरे रूप में अपने समाज में लाके अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो ये सरासर गलत चीज होती है। हमेशा से इससे सामाजिक कुरीतियां फैलती है, आपसे सामंजस्य जो समाज में बनी रहती है उसमें द्वंद्व की भावना पनपती है, भाईचारा समाप्त होती है। तो इसीलिए कभी भी समाज में धार्मिक भावना को लेकर न काम करना चाहिए, न धार्मिक किसी प्रकार की किसी धर्म पे ठेस पहुंचानी चाहिए। जो भी ऐसे कार्य करते हैं वो एक समझिए गंदी नीयत, गंदी सोच और लोगों को एक लोभ देकर ही अपने धर्म के प्रति जो है एक वो जुड़ाव लेते हैं, न कि आत्मा से या अपने मन की आस्था से। ये सही है कि धर्म का अपना व्यक्तिगत मसला है और पैसे लेकर धर्म का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपको हजारों लोग देख रहे हैं तो ये बताइए कि आप जो नए लोग हैं, नए छात्र लोग हैं, आप छात्र युवा नेता होने के कारण कुछ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग पढ़ाई पर ध्यान दें? आजकल लोग कुछ छात्र लोग हैं नशे के कारण कुछ सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसके कारण उसके पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और वे अपने पढ़ाई पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है। सबसे बड़ी बात है शिक्षा की बात, तो निश्चित तौर पे है कि महाविद्यालय में जब तक हमारे सरकार से हम लोगों ने बार बार आगाह भी किया कि निश्चित तौर पे जब आप शिक्षा की बात करते हैं
तो अभी जो अगर हम बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में आपने शिक्षा व्यवस्था को देखा होगा कि किस तरीके से शिक्षा पटरी से उतर चुकी है और शिक्षा पे किसी प्रकार का कोई एक पहल नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पे जो छात्र को महाविद्यालयों में पहली बात शिक्षकों की कमी है, निश्चित है कि वहाँ पुस्तकालय में पुस्तकों का घोर अभाव है, जिस कारण से छात्र आज अपने उस महाविद्यालय से विमुख हो रहे हैं और महाविद्यालय की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम आग्रह करेंगे आपके जयनगर सिटी के माध्यम से अपने बिहार सरकार में बैठे हुए शिक्षा मंत्री से कि शैक्षणिक परिसर में किस तरह से एक शिक्षा का वातावरण बने, इसके लेके एक अच्छी सी पहल हो। अभी आपने देखा कि अभी हाल के दिनों में हमारे मिथिला विश्वविद्यालय में एक छात्रों का एक परीक्षा था, लेकिन उसको किसी कारणवश रद्द कर दिया गया और सारे छात्रों की तैयारी 10 की 10 धरी रह गई। तो ये शैक्षणिक परिसर में एक खिलवाड़ हो रहा है। और निश्चित तौर पर जयनगर सिटी की तरफ से हम लोग शिक्षा मंत्री को भी आपकी बात पहुंचाएंगे। और यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि इस वर्षों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। पहले छात्र संघ के बदौलत कई नए नए नेतृत्व का पता चलता था, अब नए नए नेतृत्व आ नहीं रहे, जिस कारण भी असर देखा जा रहा है शिक्षा पर। शैक्षणिक भ्रष्टाचार बढ़ गया और लोग पढ़ाई के बजाय इधर उधर के कामों में ज्यादा व्यस्त दिख रहे हैं। और आप हमारे जयनगर के सिटी के स्टूडियो में आए और अपना अनुभव लोगों को बताए। इससे नए छात्रों को जो राजनीति में आना चाहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं उसको निश्चित तौर पर सहूलियत होगी। जो लोग नए तौर पर राजनीति में आना चाहते हैं, जो महाविद्यालयों में प्रवेश लिए हैं, उसके लिए जो आगे की राजनीति वे लोग कैसे करें इसका सुझाव दे। और अभी आपने कहा कि छात्र संघ के चुनाव जो सरकार नहीं करवा पा रही है, तो अभी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में चुनाव कराया। तो आज मगध में, वीर कुंवर सिंह में, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव करवाया गया। लेकिन विद्यार्थी परिषद जो हमेशा एक चरित्र निर्माण की बात करती आ रही है और उसी के बदौलत एक लक्ष्य को लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयकारा लगाकर जो महाविद्यालयों में राष्ट्रवादी सोच को लेकर काम करने वाला छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद आज अपनी भगवा परचम लहराया है और प्रत्येक विश्वविद्यालय में हमारे अध्यक्ष आज चयन किए गए। और देश के किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय में आज भी अगर कहीं भी छात्र संघ की चुनाव होती है तो विद्यार्थी परिषद ही अपनी वो वहाँ पर जीत दर्ज करती आ रही है। जी धन्यवाद। जयनगर सिटी की ओर से आपको भी काफी धन्यवाद कि हमारे स्टूडियो में आए। और हम जयनगर सिटी टीम की ओर से भी एबीवीपी को ये बधाई देना चाहते कि वे छात्रों में इसी तरह जन जागरूकता का प्रसार करते रहे और उसके नैतिक चरित्र को बढ़ावा देते रहे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह हम कुछ नए मेहमानों से जुड़ेंगे। इसके लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।